नमस्कार दोस्तों। तो बीए सेकंड सेमेस्टर की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर लिया था, तो आज से हम ह्यूमन जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। मतलब सभी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे एग्जाम में आएंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं तो आपका हम पक्का बता सकते हैं आपको 90% प्लस जरूर मिलेंगे अगर आप इनको ध्यान से समझते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी ये ब्रांच है ज्योग्राफी की। क्या है ये ब्रांच है ज्योग्राफी की जो स्टडी करती है क्या है स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, जो हमने ह्यूमन सोसाइटीज बसा रखी हैं और जो हमारी नेचर है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम पढ़ते हैं किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, ये एनालाइज करता है, क्या एनालाइज करता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका कल्चर, एक्टिविटीज और ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के साथ। फिर है हमारा फ्रेडरिच रेजल। ठीक है, ये क्या है, हमारे की फिगर है ह्यूमन ज्योग्राफी में जिन्होंने एक बढ़िया सी डेफिनेशन दी है। वो क्या है, ये डेफिनेशन दी है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। वो क्या है, जो ये रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ के बीच में, ये सिंथेटिक स्टडी है, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज करें क्या। ठीक है, अगला है हमारा मेंशन द मेन ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की हमें मेन ब्रांचेस को मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन द मेन ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो ह्यूमन ज्योग्राफी की है उसके हम मेन ब्रांचेस के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, मेन ब्रांचेस में आती है हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं स्पेशल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस तरह हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कंजप्शन कैसे। फिर आता है हमारा सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है कल्चरल ज्योग्राफी, उसमें हम पढ़ते हैं स्पेशल वेरिएशंस इन कल्चरल ट्रेड्स के बारे में। फिर आता है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारी पॉपुलेशन का, कंपोजिशन कैसा है और जानते हैं और माइग्रेशन कैसी है। फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पावर जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। फिर हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के पैटर्न को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें रिलेशनशिप जो है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में उसको समझाना है। जो रिलेशनशिप है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में वो क्या है, डायनामिक है। मतलब समय के साथ वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ये नहीं कि इसी तरह रहने वाला है। ठीक है, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती, हर चीज बदल जाती है समय के साथ। और मल्टीफेस्टेड है, मतलब बहुमुखी है, इसके बहुत सारे मुख भी हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हैं। ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट through their activities while the environment in turn influences human societies and their development। ह्यूमंस क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। कैसे एनवायरनमेंट करेंगे, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा। जबकि जो एनवायरनमेंट इन टर्न क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी ह्यूमन सोसाइटीज और डेवलपमेंट को। फिर हमारे आते हैं इसमें मेन प्रोपोनेंट जो है विदार दे ला ब्लाचे। ये किसके प्रोपोनेंट है, ये पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट है। इन्होंने पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट किया। पॉसिबिलिज्म के बारे में हम आगे और जानेंगे। emphasize that humans are not merely passive recipients। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ पैसिव नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स में, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव एजेंट्स हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वो पॉजेस ए सर्टेन रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज इन देयर इंटरेक्शन विद नेचर, जो एक सर्टेन रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज करते हैं। ठीक है, फिर आता है व्हाट कैटेगरीज आर ह्यूमंस रिएक्शन डिस्कस्ड। कौन सी कैटेगरीज हैं, मतलब जिसमें जो ह्यूमन रिएक्शन है एनवायरनमेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। ह्यूमन रिएक्शन टू एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिएक्शन जो एनवायरनमेंट के साथ है वो ब्रॉडली डिस्कस किया जाता है तीन मेन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, कौन कौन सी, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पॉजिटिविज्म एंड न्यू डिटरमिनिज्म। ठीक है, डिटरमिनिज्म क्या है, ये कहता है कि जो कॉजेस दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट डिक्टेट्स ह्यूमन एक्शन। डिटरमिनिज्म हमारा क्या कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है ये हमारा एक्टिव है, इसमें एक्टिव एजेंट है जो सुप्रीम होता है और ह्यूमन को कंट्रोल करता है। जबकि पॉसिबिलिज्म इसका उल्टा है, वो कहता है कि ह्यूमंस पे चॉइसेस होती हैं और वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को अपने मनचाहे से। और न्यू डिटरमिनिज्म क्या है, इन दोनों के बीच का मिडल पाथ है, जिसके सपोर्टर कौन है, ग्रिफिथ टाइलर। और इन्होंने सजेस्ट किया कि जो इन्वायरमेंट है, हाँ भाई इन्वायरमेंट हमको लिमिट लगाएगा, लेकिन इन लिमिट्स को पार करके ह्यूमंस के पास एक चॉइसेस भी होती हैं। अब हम जानेंगे पर्पस के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी का पर्पस क्या है। ठीक है, जो प्राइमरी पर्पस है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो क्या है, समझना। क्या समझना, द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर एनवायरनमेंट्स। ठीक है, वो क्या है, समझना ह्यूमन एक्टिविटीज को, जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन एक्टिविटीज की
एंड द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं और जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको समझना ही हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे मेन प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है व्हाई सर्टेन फिनोमेना लोकेटेड, ये एक्सप्लेन करती है कि कोई फिनोमेना क्यों हो रहा है, कहां पर हो रहा है और इस फिनोमेना का हमारे स्पेशल पैटर्न्स पे क्या इंप्लीकेशंस होंगे, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा इनका हमारे इन्वायरमेंट वगैरह पे। ठीक है, फिर जानते हैं व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के मेन एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के उसमें आते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स, उसमें हम क्या पढ़ेंगे टॉपोग्राफी को। क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन को, मतलब टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, बारिश कैसी हो रही है या स्नो कैसा हो रहा है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में हम पढ़ते हैं रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर के बारे में। फिर आता है वेजिटेशन, ये हम क्या समझ रहे हैं, एलिमेंट समझ के रहे हैं किसके, फिजिकल एनवायरनमेंट के। तो सबको ही पता है क्या क्या आएगा, लैंड फॉर्म आएगा, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेशन, मिनरल रिसोर्सेज। These elements provide the context which human societies operate and are often modified human actions। और ये मॉडिफाई होती है ह्यूमन एक्शंस के द्वारा ही। फिजिकल एनवायरनमेंट को कौन मॉडिफाई करता है, हम ह्यूमन मॉडिफाई करते हैं। फिर आता है एक्सप्लेन द डिटरमिनिस्टिक थ्योरी या फिर आइडियोलॉजी। ठीक है, हमने पहले ही समझ लिया है इसको लेकिन और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक आइडियोलॉजी को जानेंगे। इसका फुल क्या है, फुल नेम क्या है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। मतलब समझ रहे होंगे एनवायरमेंट हमारा क्या है, एक्टिव रोल प्ले करेगा और ये क्या रहेगा, हमारा सुप्रीम रहेगा। ठीक है, ये क्या है, कहता है ये स्कूल ऑफ थॉट जो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है वो बिलीव करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारा है प्राइमरी फोर्स है। क्या है, प्राइमरी फोर्स है जो सेव करती है ह्यूमन एक्शंस को। ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट को और इवन हमारे कल्चर को भी। और जो इसके प्रोपोनेंट आंसर कौन है, रेचल, वो सजेस्ट करते हैं कि जो इफेक्टर्स हैं क्लाइमेट और टेरेन ये हम लोग को डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है तो हम क्या पहाड़ के हिसाब से यहाँ पर रहेंगे, मतलब पहाड़ के जैसे घर बनाएंगे और कहीं कहीं हमको नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब जैसे कोई ठंडी जगह का इलाका में वहां पे उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, हमको भारी भारी कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट ही हमको करा रहा है, जो इन्वायरमेंट कह रहा है हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज इसका बिल्कुल उल्टा, इसके कॉन्ट्रास्ट में है। ठीक है, ये कहता है कि जो ह्यूमन एजेंसी है, emphasizes ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन को मतलब ये एक्टिव बताता है और ये सुप्रीम बताता है। एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें, ह्यूमंस, और सुप्रीम कौन है, ह्यूमंस। ठीक है, और ये आइडिया है कि जो इन्वायरमेंट है, हाँ इन्वायरमेंट को हम पे थोड़ी बहुत लिमिटेशन लगा सकता है, लगाता है, लेकिन हम ह्यूमंस के पास एबिलिटी है कि चूज कर सके हम वेरियस पॉसिबिलिटीज को और मॉडिफाई कर सके अपने सराउंडिंग को टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, फिर इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, किसने इसको सपोर्ट किया, विदाल दे ला ब्राचे। ठीक है, ये इसके की फिगर है। ठीक है, मेन सपोर्टर है इसके। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में हम ये कह रहे हैं कि अगर सर्दी पड़ रही है तो हम चाहे तो यहाँ पे आग जला सकते हैं और हम आराम से रह सकते हैं। हम स्वेटर वेटर पहन के बढ़िया आराम से रह सकते हैं और हम अपने घर इस तरह बना सकते हैं। अब तो हमारे पास हीटर है, हम हीटर लगा सकते हैं। ठीक है, गर्मी है तो हम एसी लगा सकते हैं। ठीक है, अब न्यू डिटरमिनिज्म में हमारा क्या आता है, न्यू डिटरमिनिज्म क्या है, अब इन दोनों के बीच का मिडल पाथ है। क्या है, मिडल पाथ है डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। ये कहता है कि भाई लड़ो झगड़ो मत, बीच का रास्ता अपनाओ। ठीक है, स्टॉप एंड गो करो, कि अगर कुछ रास्ते में आ रहा है तो थोड़ी दूर रुक जाओ, उसको जाने दो फिर चले जाने, ये इस तरह कहता है। ठीक है, ये कहता है कि इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक डिटरमिनिज्म भी कहते हैं और स्टॉप एंड गो भी डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। ये कहता है कि भाई ये सुलह करवाना चाहता है डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। पता है ना, ये क्या है, मिडल पाथ है इन दोनों के बीच का। ये सजेस्ट करता है कि इन्वायरमेंट हमको इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन एक्शन को, लेकिन जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वो उनके पास एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, चॉइसेस की, वो चॉइस कर सकते हैं और उनके पास जो इन्वायरमेंट हमको कंस्ट्रेंट्स देता है उनको हम हटा सकते हैं। ग्रिफिथ टाइलर कहता है, मतलब ग्रिफिथ टाइलर जी जो हमारे हैं, ग्रिफिथ टाइलर क्या है, इसके मेन प्रोपोनेंट है। इन्होंने इस थ्योरी को, इस आइडियोलॉजी को दिया और सपोर्ट किया। उन्होंने एम्फेसाइज किया ए बैलेंस बिटवीन, उन्होंने बैलेंस दिया किसके बीच में, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और ह्यूमन इनिशिएटिव के बीच में। जैसे कि पॉसिबिलिज्म क्या कहेगा, पेड़ लगे काट दो सबको, कोई जरूरत नहीं है, हमारी ही मर्जी चलनी है। लेकिन और डिटरमिनिज्म क्या कहता है, भाई तुम नहीं काट सकते, पेड़ की वजह से ही तो तुम जिंदे हो, यही है। लेकिन जो न्यू डिटरमिनिज्म क्या कहेगा, अगर तुम पेड़ काट रहे हो तो भाई पेड़ लगा भी दो जिससे कि बैलेंस बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है,
इसका मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र में क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग में मापा जाता है। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होंगे इसको अफेक्ट करने के लिए? भाई नॉर्मल सी बात है, हमको पता है जहां सुविधा अच्छी वहां हम सब चल देते हैं, है ना। तो इसमें फैक्टर्स क्या हो गए? फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे क्लाइमेट, टोपोग्राफी, एबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर कैसा है, ठीक है, वाटर पानी है या नहीं है वहाँ पे। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है नहीं मिल रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कि नहीं है, रिसोर्स की एबिलिटी कैसी है वहाँ पर। ठीक है, सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमको क्या करते हैं, फैक्टर्स जो है ये डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सच एज कल्चरल प्रेफरेंसेस आते हैं जैसे सोशल कल्चर में, और माइग्रेशन पॉलिसीज कैसी है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारा जैसे दिल्ली मुंबई का एरिया है, वहाँ पे हम लोग जाना चाहेंगे, वहाँ पे लोग जाते हैं, देखा होगा कितने लोग जाते हैं वहाँ पे नौकरी पाने की आशा में। इन द 4 डेंस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ये क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4 डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स क्या है वर्ल्ड के? वर्ल्ड पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह लिखना है। ठीक है, पहला हमारा ईस्ट एशिया। एशिया की बात हम देखें, एशिया में बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा कितनी अच्छी अच्छी जो फैसिलिटीज जहाँ पे जितनी अच्छी रहेंगी वहां पे ही ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी। ठीक है, ईस्ट एशिया में जैसे अब आगे चाइना, जापान, कोरिया। अब फिर हम साउथ एशिया को देखते हैं तो उसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यूरोप में हम देखते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप को। साउथ ईस्ट एशिया में हमारा आता है इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये जो रीजन्स हैं इनके पास क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि वहां पे फर्टाइल प्लेन्स है, रिवर्स है, फेवरेबल क्लाइमेट है एंड द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। और वहां पे पहले से ही क्या है, डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन का लोग रह रहे हैं। कौन कौन सा है? ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सरप्लस। क्या समझ रहे हैं आप पॉपुलेशन सरप्लस नाम से? ये वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है ना। तो पॉपुलेशन सरप्लस रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ पीपल एक्सीड्स द रिसोर्स। ठीक है, जॉब्स और लैंड अवेलेबल। तो ये पॉपुलेशन सरप्लस किसको कहा जा रहा है? जहां पे जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल है वो एक्सीड करें, किसको एक्सीड करें? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज भाई कम पड़ रही है वहां पे और लोग हो गए ज्यादा, तब पॉपुलेशन सरप्लस कहा जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज में कैसे आ गया? जॉब्स हो गई, लैंड अवेलेबल हो गया कि लैंड कितना, भाई लैंड है हमारे इतना सा, लोग आए गए इतने से, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन सरप्लस हो रहा, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। इससे क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती है? इससे हो सकता है ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे भी प्रेशर पड़ता है। तो व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ सरपासेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भाई ज्यादा बढ़ रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ से भी, इकोनॉमिक ग्रोथ रह जाए हमारी नीचे और पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाए, इससे क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये क्या हो रहा है, इकोनॉमी हमारी भाई इतनी सी रह गई, पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई, और फिर हमारा क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। देखो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये देखते हैं अर्बन सेटलमेंट होता क्या है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट क्या है, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है where people are engaged in non-agricultural activities such as industry, trade and services. It includes towns and cities with developed infrastructure, transport, school, hospital, modern amenities. ठीक है, ये क्या होता है, एक पॉपुलेटेड एरिया होगा। कैसा एरिया होगा? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, जहाँ पे लोग रहेंगे वो इंगेजिंग, मतलब लोग क्या काम करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर वो इंडस्ट्री में काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, सर्विसेज देंगे। सर्विसेज में हमने जैसे पढ़ा है बचपन में, टीचर वगैरह या डिलीवरी वगैरह, ये सब सर्विसेज में आ गया। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें टाउन्स और सिटीज आ जाती हैं जिनका एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं और मॉडर्न एमिनिटीज भी होती हैं। अर्बन सेटलमेंट है फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, और यहाँ की फास्ट लाइफ स्टाइल होती है, मतलब फास्ट लोगों को रिलेशन वो जो होते हैं फॉर्मल रिलेशनशिप पाए जाते हैं, और यहाँ डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, क्योंकि भाई देखा यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमको मिल रही हैं, स्कूल भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा, हॉस्पिटल भी अच्छे, तो क्या करेंगे, लोग जगह जगह से यहाँ रहने आएंगे, अपने अपने गाँव से यहाँ रहने आएंगे, तो पॉपुलेशन भी यहाँ पे डाइवर्स होगी, अलग अलग तरह की हमको पॉपुलेशन मिलेगी। क्लासिफाई हाउसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब हम क्लासिफाई करेंगे हाउसेज को उनके साइज के अनुसार। ठीक है, तो इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अब हमारा क्वेश्चन है क्लासिफाई हाउसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के अनुसार हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे हाउसेज को, छोटा हाउस, बड़ा हाउस, बड़ा हाउस, ठीक है, इस तरह। ठीक है, स्मॉल हाउसेज में हमारे आते हैं हट्स, वन रूम के हाउसेज आएंगे, हट्स इस तरह के होंगे हमारे। ठीक है, एक रूम के हाउस जिसमें सिर्फ एक ही रूम होता है, एक किचन भी होगी शायद,
मीडियम हाउसेज क्या होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड 2 और 3 रूम होम्स, मतलब 3 या 2 रूम इसमें होते हैं। लार्ज हाउसेज में आ जाते हैं हमारे विलास, बंगलूज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमारे कौन से में आएंगे, हम है मीडियम हाउस वाले, 2-3 रूम होते हैं गलती से। अब आता है द साइज डिपेंड्स ऑन इनकम। अब ये साइज कैसे डिपेंड करेगा भाई, घर का साइज कैसे डिपेंड कर सकता है, कितना बड़ा रहेगा घर। सिंपल सी बात है, इनकम पे, फैमिली के साइज पे, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, और लोकेशन पे। अब भाई एक लोग रह रहा है वो इतनी बड़ी में तो रहेगा नहीं, मन किया तो अलग बात है कि ज्यादा पैसे हैं वो बड़े में रह ले, लेकिन अगर एक लोग हैं तो वो एक ही रूम वाले हाउस में रह सकता है, स्मॉल हाउस में, है ना। अर्बन एरियाज में जैसे कि जनरली कैसे मोर वेरिड हाउसिंग साइजेस कंपेयर टू रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में अलग अलग तरह के हाउसेस पाए जाते हैं, अलग अलग साइज वाले। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल माइग्रेशन? इंटरनेशनल माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, रिफर करता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स टू लिव, वर्क और सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, उसमें क्या है, जो ये लोग हैं हमारे, इंटरनेशनल मतलब समझ गए, देश विदेश की बात हो रही है भाई यहाँ पे, तो माइग्रेशन, इधर से उधर लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए आप इसको क्या कहना चाह रहा है, जोड़ के बता दीजिए कि जो ये लोग हैं क्या कर रहे हैं, मूवमेंट होगी लोगों की कंट्रीज के बॉर्डर्स के अक्रॉस, इस देश से दूसरे देश जाएंगे, किस लिए, वहां रहने के लिए, वर्क करने के लिए, और वहां पे सेटल होने के लिए। ये वॉलंटरी भी हो सकता है, वॉलंटरी मतलब खुद से कहें कि भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी हमको, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, बच्चे जैसे बहुत सारे जाते हैं पढ़ने के लिए कि भाई वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है और जॉब भी अच्छी मिल सकती है। और फोर्स होता है जैसे कि जिसको जबरदस्ती किया गया हो, जैसे कि वॉर हो जाए कंट्री में, फिर हमको भागना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, प्रोसिक्यूशन की वजह से। इट अफेक्ट्स पॉपुलेशन साइज, ये क्या अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन साइज को करेगा, कल्चर, इकोनॉमी एंड ऑफ बोथ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ कंट्रीज, दोनों की भी करेगा। क्यों करेगा, अगर इंसान यहाँ से जा रहा है तो इसकी पॉपुलेशन कम हुई, अगर यहाँ जाके बसा है तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई और यहाँ की कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, सॉइल इरोजन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और फिर इसको लैंड को जला देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम तो होगी ना, डिफोरेस्टेशन होगी, क्योंकि वो पहले लैंड पे जितने पेड़ उग रहे होंगे सबको काट देंगे, खाली करेंगे पैच को, फिर यहाँ पे उगाएंगे, अपनी एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, और फिर बाद में फिर उसको लेके इधर से सामान उसको जला देंगे, राख कर देंगे और चले जाएंगे। As land is used for short periods and abandoned, और जो ये लैंड यूज होता है वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए यूज होता है और फिर इसको अबेंडन कर देते हैं, इस वजह से क्या, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है। दिस प्रैक्टिस इज अनसस्टेनेबल विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ये प्रैक्टिस क्या है, अनसस्टेनेबल है भाई, हम लोग इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लैंड पर प्रेशर बढ़ रहा है और एनवायरमेंटल कंसर्न भी हो रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। इट आल्सो लैक्स मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स, इसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स जो होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, इससे क्या होता है, और ऊपर से लो प्रोडक्टिविटी भी होती है। अब 7 है हमारा, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो सैपियंस ह्यूमन। होमो सैपियंस ह्यूमन के बारे में हम जानेंगे कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये होमो सैपियंस आर मॉडर्न ह्यूमंस नोन फॉर हाई इंटेलिजेंस, अपराइट पोस्चर, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड टूल्स यूज। ठीक है, होमो सैपियंस को जाना जाता है मॉडर्न ह्यूमंस है, ये जो मॉडर्न आज का ह्यूमन है उनको ही होमो सैपियंस कहते हैं। ठीक है, इनको किस लिए जाना जाता है, इनके अपनी हाई इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, इनके अपराइट पोस्चर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जो ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और टूल ये यूज करते हैं, दे हैव लार्ज ब्रेन, इनका दिमाग बड़ा होता है। ठीक है, डेवलप्ड सोसाइटीज में रहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। दे ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका अराउंड, होमो सैपियंस कहां से है, होमो सैपियंस जो है ओरिजिनेट हुए अफ्रीका में अराउंड कब 30,000 ईयर्स अगो एंड ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। जो अफ्रीका का पार्ट है हमारा, यहाँ पे है ये क्या हुए, ओरिजिनेट हुए और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में जा जाके फैल गए। ठीक है, होमो सैपियंस आर सोशल, सोशल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और एडेप्टिव स्पेसीज होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट है वहां को उसको अडेप्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज, अब स्पेसीज क्या होते हैं ये जानेंगे। A species is a group of similar organisms that can be interbreed, produce fertile offspring। ठीक है, ये स्पेसीज जो होते हैं ये ग्रुप है स्मॉलर सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, मतलब एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। और जो ये मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज शेयर अ कॉमन फिजिकल जेनेटिक ट्रेट। ठीक है, जो ये एक कॉमन फिजिकल और जेनेटिक ट्रेट ये शेयर करते हैं। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये क्या है, स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशन को। 19 है क्लासिफाई स्पीसीज बेस्ड ऑन स्किन कलर, स्किन कलर के हिसाब से स्पीसीज को हमें बांटना है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्किन कलर ह्यूमन स्पीसीज
have been traditionally classified into, ठीक है, किसमें? Caucasoid, mongoloid and negroid. कॉकासाइड जो होते हैं लाइट स्किन होते हैं, मतलब इनकी कलर जो स्किन की है लाइट स्किन रहेगी। मोंगोलोइड जो होते हैं ये येलोइश और फेयर स्किन के होते हैं, येलोइश या फिर फेयर स्किन में होती है, गोरे गोरे होते हैं। नेग्रोइड जो होते हैं ये डार्क स्किन कलर के होते हैं, इनकी जो नाक भी होती है वो चौड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। दे आर आउटडेटेड and broad classification based on physical traits. Modern science emphasize genetic diversity over skin color as a classification basis. जो ये है आउटडेटेड ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फिजिकल ट्रेट्स के अनुसार। मॉडर्न साइंस जो है वो एम्फेसाइज करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जेनेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से वो क्लासिफाई करती है, ना कि अब स्किन कलर के हिसाब से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मेन बेसिक व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप को समझने के लिए मेन बेस क्या है, तो मेन बेसिस फॉर स्टडिंग लैंडस्केप क्या है, ठीक है, समझते हैं कौन है। ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, वहाँ का आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्टाइल्स कैसी है, लैंड यूज मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल लैंडस्केप को कैसे समझेंगे, क्या बेसिस को समझेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न, तो यही क्या है, ये मेन बेसिस है स्टडी करने को कल्चरल लैंडस्केप को। These elements help understand how human activities shape the natural environment over time. ये एलिमेंट्स ही जो होते हैं हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने को ह्यूमन एक्टिविटीज को जो सेव करती है नेचुरल एनवायरनमेंट को ओवर टाइम, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।